बेटा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन। देखिए जो डायरेक्शन कोसाइन अगर जेड एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, वो वही होंगे जो डायरेक्शन कोसाइन किसके होंगे, जेड एक्सिस। ठीक है, क्योंकि अगर कोई दो पैरेलल लाइन होती है तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। ये आपको बात पता करनी है, इसे याद रखनी है। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। तो यहाँ पे भी पैरेलल लाइंस हैं, लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं बेटा, सेम। जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आपको बताए गए हैं कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा बेटा, 0,0। इसका आंसर क्या आएगा, 0,0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, ये क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको डायरेक्शन कोसाइन देना है, कैलकुलेट करना है। पहला एंगल अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। ये बीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है और आपके पास गामा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री। अब आप क्या निकालोगे बेटा, कॉस अल्फा निकालोगे। ये किसके इक्वल होता है, एल की वैल्यू हो गई। फिर कॉस बीटा आप निकालेंगे, वो एम की वैल्यू हो जाएगी। और जो आप एन की वैल्यू निकालेंगे वो कॉस गामा हो जाएगा। कॉस अल्फा मतलब कॉस 90, ठीक है। यहाँ पे कॉस 60, यहाँ पे कॉस गामा मतलब कॉस 30। कॉस 30, कॉस 90 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो कितनी होती है, 1 होगी। कॉस 90 की वैल्यू 1 होगी कि 0 होगी, जल्दी बताइए। 2 होगी, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1/2। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू 3/2। इसका मतलब एल कॉमा एम कॉमा एन की जो वैल्यूज आ रही हैं, जो डायरेक्शन को साइंस है, 0,1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ if the direction cosine of a line are k comma k and k, then find the value of k। एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, के है। के की वैल्यू बताइए क्या हो। तो अच्छी बात है कि भाई आपको डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे सब सेम गिवन है ना। आप ये देख पा रहे हो कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो सभी के सभी सेम है, पर डरने की जरूरत नहीं है। सेम तभी हो सकते हैं जब वो इक्वल एंगल बनाएंगे सबके साथ। मीन्स हमारा कहने का मतलब है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है भाई, कॉस अल्फा होता है, किसके इक्वल है, के इक्वल है। दूसरा कॉस बीटा होता है, वो भी किसके इक्वल है बेटा, के इक्वल है। कॉस गामा की अगर बात करें वो भी किसके इक्वल है, के इक्वल। अब आप जानते हो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। एल का मतलब क्या है, कॉस अल्फा। का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा। और एन का मतलब है कॉस स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1। ये भी के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है। ये तीनों वैल्यूज किसके इक्वल आ रही है बेटा, 1 के। बी के स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 1 के इक्वल आ रहा है। के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा। के की वैल्यू आएगी 1/√3 प्लस माइनस साइन के साथ। 1/√3 प्लस माइनस साइन के साथ ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। Next, if a line makes angle 90 degree and 60 degree respectively with the positive direction of x-axis and y-axis, find the angle which it makes with the positive direction of z-axis। ठीक है, देखिए बेटा हमने मान लिया कि जेड एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है वो गामा बना रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये बता। अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल है वो है 90 डिग्री। इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है, अल्फा होता है। तो कॉस अल्फा
तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 90 डिग्री गिवन है। में क्या गिवन है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है बेटा अल्फा बनता है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है 90 डिग्री गिवन। सही बेटा, अगर अब मैं बात करूं वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है आपको प्रॉपर लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेट अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा respectively with the positive directions of x axis comma y axis and z axis। अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, और जेड एक्स और थर्ड वाला जो जेड एक्सिस के साथ एंगल है वो कितना लेट कर रखा है बेटा हमने, गामा लेट। तो पहले एल की वैल्यू निकालेंगे जो कि कॉस अल्फा होती है, कॉस 90 की वैल्यू नहीं आएगी बेटा, ठीक है। ये एल की वैल्यू हो गई। हम एम की वैल्यू निकालेंगे जो कि होता है कॉस बीटा। कॉस बीटा का मतलब कॉस 60 आ जाएगा, 60 डिग्री का मतलब हो गया बेटा 1/2। ये एम की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमें एन की वैल्यू जो होती है वो होती है कॉस गामा, जो कि मुझे पता नहीं है। अब हमें इसके आगे क्या करना है बेटा, हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, 1 के इक्वल होती है। एल की बात करेंगे तो वो 0 आ रहा है, एन की बात की जाए अगर तो 1/2 है स्क्वायर, एन की बात करें तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये 0 है, 1/2 का स्क्वायर 1/2 कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल आएगा बेटा 1 माइनस 1/4, 1 जा 4 माइनस 1 3/4। कॉस गामा की वैल्यू कितनी आएगी √3 ना जाएगा √3 बताने वाला बेटा, आंसर नहीं आया, हमें तो गामा चाहिए। तो अगर कॉस गामा √3/2 है तो √3/2 कितने की वैल्यू होती है, आप कहेंगे सर ये √3/2 कॉस 30 की वैल्यू है, तो गामा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन whose डायरेक्शन कोसाइंस आर given। बेटा इस बार हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, हमसे डायरेक्शन रेशियोज पूछे। ये पहले क्या होता था कि इससे हमें डायरेक्शन कोसाइन देता था, डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना था, डायरेक्शन रेशियो देता था, तो उसका भी फॉर्मूला हमारे पास रहता था कि अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, अगर डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो हम एल की वैल्यू निकालते थे a/√a² प्लस b² प्लस c² ऐसे करके निकालते थे कि नहीं निकालते थे। तो ये कब था, जब डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन रहते थे और हमें क्या कैलकुलेट करना रहता था बेटा, डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना रहता। बट इस बार इसने उल्टा कर दिया है बेटा, ठीक है। इस बार इसने क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात पता है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में एक रिलेशन, रिलेशन ये है कि अगर लेट करेंगे, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर डायरेक्शन रेशियो, देयरफॉर हमें, और जो डायरेक्शन कोसाइन क्या है गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन एल की वैल्यू कितनी है 1/2, एम की बात करें तो 1/√2, बट एन की अगर बात की जाए 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन जो कहता है वो ये कहता है कि आप A/L निकालिए, जो रिलेशन रहता है तो यही रहता है ना कि सारे जो रेशियो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के वो सब प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब A/L किसके इक्वल होता है बेटा, P/N के इक्वल होता है। ये होता है कि नहीं होता, हम लोगों ने पढ़ रखा है बेटा, ये भूलना नहीं है हमें। C/N ये चीज हमें पता है। अब A की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है बट इसकी वैल्यू है 1/, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम क्या करने जा रहे हैं कि हम सारी रेशियोज को निकालते हैं। A/L की बात करें तो A/L आएगा 1/1/2, यही तो आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/1। अगर हम आपसे पूछें B/M की बात की जाए तो B की तो वैल्यू, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, हमें सारे रेशियो इक्वल करने हैं, ठीक है। सारे रेशियो इक्वल करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे तो ए ही रहने दो, ए की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पे कितना आ जाएगा
अच्छा, एक ऐसे डायरेक्ट दिमाग लगाया जाए, अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट सोचें तो 1/2 है, 1/√2 है, ये 1/2, इनको किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये जो रेशियो ले वो सब बिल्कुल सेम आ जाए। देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है, जरा समझिएगा बात में तरीके से, क्योंकि बन नहीं पा रहा है इतना easy। ऐसा मैं सोच रहा था वैसे हुआ नहीं। देखिए अब यहाँ पे करने क्या वाले हैं, जैसे A/L MH, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही मुझे, इसको देखो आप, ये ऊपर वन, ऊपर वन, वन, ऊपर वन। फिर हमें अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, जो भी डायरेक्शन कोसाइंस है, जरा अगर हम उससे 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2/2, ये बन जाएगा 2/√2, ये बन जाएगा 2/, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं जो ऊपर वाली वैल्यूज होती है वो किसकी होती है, एबीसी की होती है, एबीसी की होती है, ठीक है, होती है ना। अब क्या करना है हमें, ये तो 2/2 कितना बन जा रहा है बेटा, 1 बन गया, कितना बन गया, 1 बन गया। यहाँ पे देखो 2/√2, तो इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा बेटा। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं, यही बेटा मेरे डायरेक्शन रेशियोज, ये मेरे डायरेक्शन। एक और तरीका अगर मैं सोच पा रहा हूँ, तो देखो ऐसे करेंगे क्या, एक सेकंड रुकिए जरा। तो बेटा इसमें जो आंसर हम लोगों ने निकाला है 1, √2, 1, में ऐसे ही करना है सोच कि हमें ये बात पता है, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को साइन प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे, हाँ एक बात अब यहाँ पे हम लोग समझ, डायरेक्शन रेशियोज जो आ रहे हैं, हो सकता है सबके डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू क्या लेट कर ली है, 2, देखिए जरा समझिएगा बात। देखिए कल जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि A/L और B/M और C/M, ये इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ये बात आपने पढ़ रखी है। अगर हम यहाँ से A/L को K के इक्वल करें तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू के आएगा, जो कि हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ना, उसके बाद आप अगर देखो तो ऐसे B/M, एम की वैल्यू 1/√2 है, के से मल्टीप्लाई करके। सी की बात करें तो के, तो के क्या है हमारे लिए, के/2, के यहाँ पे हमारे लिए स्केलर है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है। और कल ये बात बताई गई थी, ये बात आपको, कि कोई भी अगर लाइन है, ठीक है, कोई भी अगर लाइन है तो उसके इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझना है, ठीक है। उन्हीं में से एक जो है वो ये मैंने सामने लिख रखा, उन्हीं में से एक जो है वो मैंने सामने लिख रखा है। जब हमने के की वैल्यू कितनी यूज कर ली है बेटा, 2 यूज कर ली है। क्या आप इस बात को समझ पाए, तो समझ गए होंगे, के की वैल्यू जो मैंने 2 यूज की है, उन्हीं में से एक, तो इनफाइनाइट, तो उसमें से कोई एक तो चाहिए ही, वो ये, ठीक है, समझ गए बात को। अब आप के की वैल्यू 3 रख के भी जो बनाएंगे वो भी आपका करेक्ट माना जाए, 1 रख के बनाएंगे वो भी सही माना जाए, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोई नहीं है, अब हमें हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमको सीखना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, हमें लाइन के बारे में पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बेसिकली पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग को 2 टाइप की लाइन है। अब आपको हमें कितने मिनट देने पड़ेंगे, 10 मिनट थोड़े से देने पड़ेंगे, जिससे कि मैं ये आगे के पॉइंट्स आपको समझ, ठीक है। 10 मिनट एक एक करके बातें जल्दी जल्दी समझते जाएंगे तो आपको सब कुछ जल्दी जल्दी समझ में आएगा। बेटा हमें क्या निकल पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में भी सबसे पहले कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट
and parallel to given vector। ये हमें पता है, देखो कैसे समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट। बेटा हमें एक लाइन लेनी है, सबसे पहले तो एक लाइन पिक करो, एक लाइन बेटा, ठीक है बेटा। ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट ए से पास हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, z1, ठीक है। क्योंकि लाइन 3 डायमेंशनल है तो तीनों पॉइंट मैंने कल के दिन बोले थे, पॉइंट जब आप लेट करोगे तो x1 x y z तीनों वहां पे दिखेंगे, x1, y1, z। ये हमने क्या बोला कि इस पॉइंट से क्या कर रही लाइन बेटा, पास हो रही। आपको क्या करना है बेटा, आपने क्या किया कि इस लाइन, चूंकि कई सारे पॉइंट से मिलकर बनती है ना लाइन, ये बात तो आपको अच्छे से पता है, लाइन किसी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है। तो इसमें से हमने क्या किया है कि एक अनदर पॉइंट मान लिया है P, जो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट से बेटा x, y, अब क्वेश्चन जो ये स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, जो ये हेडिंग लिखी हुई है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट कौन सा है बेटा, ए, ठीक है। एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, अब एक वेक्टर भी गिवन है जो इसके पैरेलल ये लाइन चल रही है। मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल चल रही है, ये इसके पैरेलल एक वेक्टर जो है वो ये वाला वेक्टर है, जिसके पैरेलल ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये पैरेलल वेक्टर, इस पैरेलल वेक्टर को बेटा हम लोगों ने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दिया है कि हाँ भाई ये वेक्टर बी, वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी के हम लोग अगर तो लिखें तो ए आई कैप, ठीक है, बी जे कैप और सी के कैप, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ठीक है। अब जरा समझिए, एक बेटा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर में ये एक लाइन एग्जिस्ट कर रही है, जिसके में बेटा जो पॉइंट x1, y1, z1 से पास हो रही है, जिसके पैरेलल एक वेक्टर भी है। तो बेटा अगर मैं इस लाइन के पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिखूं, मान लो यहाँ पे ओरिजिन है कहीं पे, ठीक है, तो इस पॉइंट से इसका पोजीशन वेक्टर लिखें, वो वेक्टर ओ ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वेक्टर को, इसको बेटा हम लोग लेट करते हैं वेक्टर ए, जो ओ ए है ये वेक्टर ए। सेम ऐसे ही बेटा जब ओ से आपने पी को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन ओपी है ये पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है किसका, पॉइंट पी। वैसे तो इसको तुम्हें पी से रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट जनरली जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं वहां पे इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वेक्टर आर से, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि चलिए भाई ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आर है, और अगर ये भी एपी, अगर हम बात करें, अगर मान लो एपी भी एक वेक्टर है, एपी भी एक वेक्टर है, ठीक है, 2 पॉइंट से पास होने वाला वेक्टर तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है ना, हम लोग ने सीखा भी है। तो बेटा एपी भी एक वेक्टर है मान लो, तो अगर इस ट्राइंगल एओपी में, ट्राइंगल एओपी में हम लोग ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएं, ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन अगर लगाए, ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम लोग लगाएं, तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला, तो आप कहेंगे सर कि वेक्टर ए और एपी, वेक्टर ए और वेक्टर एपी का जो सम होगा इसके बराबर होगा बेटा वेक्टर आर के बराबर। वेक्टर ए और वेक्टर एपी पर बोला गया था बेटा डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, कैसे बताया गया था, देखो सब बातों को याद करिए, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर एपी का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वेक्टर आर के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एपी वेक्टर कैसे निकालेंगे, एपी वेक्टर भाई कैसे निकालोगे आप, देखिए हमने क्या बताया, बोला कि बेटा जो ये एपी वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, एपी किसके पैरेलल है बेटा, पैरेलल है वेक्टर बी के पैरेलल है। और आपने जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा तो आपने ये पढ़ रखा है कि जब भी कोई 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, एपी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इनटू वेक्टर बी, जहां पे लैम्डा क्या होता है, एक नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हम ये एपी वेक्टर है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी। ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है बेटा इसे वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं।
वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर। ठीक है, आपको ये बात बताई गई वेक्टर अलजेब्रा जब आपने पढ़ा है तो वेक्टर ए पी अगर वेक्टर बी के पैरेलल है तो वेक्टर ए पी क्या होता है, लेमडा इनटू वेक्टर बी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेमडा के नॉन जीरो। तो एक वेक्टर इक्वेशन हम लोगों ने ऐसे बना दी। अब अगर हमें क्या बनाना है बेटा इसी में, अगर वो बनाना है कौन सी इक्वेशन, पार्टीशन इक्वेशन बनाना है। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है इसी में, पार्टीशन इक्वेशन। पार्टीशन इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, एक तो इक्वेशन है पार्टीशन, दूसरी वेक्टर। तो वेक्टर वाली हम लोगों ने सीख ली है, वेक्टर वाली हमें आ भी गई है, समझ में भी आ गया होगा अच्छे से, आप कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब हम लोग पार्टीशन इक्वेशन को समझने चाहिए। तो देखो आप एक बात जानते हो कि वेक्टर आर जो है, अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर आर इसी से निकलेगा बेटा, वेक्टर इक्वेशन से ही निकलेगा। तो अगर हम आपसे पूछे वेक्टर इक्वेशन क्या है तो आप कहेंगे वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा, लेमडा वेक्टर, यही तो होगा। अगर हम आपसे पूछे वेक्टर आर की वैल्यू क्या है, जिसका वेक्टर फॉर्मेट में इसका लिखूं जरा, तो आप इसको कहोगे सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे ही वेक्टर ए की अगर बात किया जाए, वेक्टर ए तो आप लिखोगे x1 आई कैप, x1 आई कैप, y1 जेड कैप, सॉरी जे कैप प्लस z1 के कैप, लेमडा। वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर बी को लिख सकते हैं ए कैप, बी जे कैप, सी के कैप। जरा समझिए बेटा, मैं चाह रहा हूं कि आई कैप के टर्म्स को एक साइड कलेक्ट करूं और आई कैप को कॉमन भी ले। तो आप इस बात को समझ पा रहे हो कि x1 को इधर भेजेंगे तो x माइनस x1 हो जाएगा, और उसमें बेटा क्या कॉमन आ रहा है, आई कैप हमारा कॉमन आ रहा है। ऐसे बेटा ये y माइनस y1 हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे j कैप आ जाएगा। ऐसे बेटा z इधर पहले से इधर से आया z1, z माइनस z1 हो गया, क्या आ जाएगा बेटा कॉमन आपके पास ए है। ठीक है, इधर देखिए लेमडा का, अब इधर क्या बच गया, यही वाले टर्म्स बच गए, लेमडा का मल्टीप्लाई कर दो तो लेमडा ए कैप, लेमडा बी जे कैप, लेमडा सी के कैप। अब हम कंपेयर करा रहे हैं दोनों साइड, किसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा रहे हैं बेटा, आई कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराइए, जे कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराइए, और के कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराइए। तो आप एक बात देखेंगे कि x माइनस x1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, लेमडा ए के बराबर आ जाएगा। सेम ऐसे y माइनस y1 किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा बी के बराबर आ जाएगा। तो z माइनस z1 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, लेमडा सी के। अब ये a मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x माइनस x1 इक्वल टू अपॉन a इक्वल टू लेमडा। ऐसे ही सेम y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू लेमडा बेटा, z माइनस z1 ऑन c इज इक्वल टू लेमडा। समझ पा रहे हो। अब देखो तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये जो इक्वेशन मिल रही है आपको, से ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन इक्वेशन बोलते हैं, पार्टीशन। अब ये तो पार्टीशन इक्वेशन मिल गई है, तो आपको ये बात बताओ कि अगर कोई मुझे इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि एक लाइन है जो पास कर रही है पॉइंट 2,3,4 से और पैरेलल है किसके, पैरेलल है वेक्टर, जो वेक्टर की भी वैल्यू गिवन है, तो आप ये बात समझ लो, आप ये बात जान लो कि आप फिर वेक्टर इक्वेशन भी लिख पा रहे हो उस समय, और पार्टीशन इक्वेशन लिखना आना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने बोला कि नहीं पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रही है 2,3,4, इसका मतलब x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, z1 की वैल्यू 4, और किसके पैरेलल है, मान लो पैरेलल उसने बोला 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप के पैरेलल है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। एक्स वाई जेड तो एक पॉइंट हमने लिया था, उसकी वैल्यू बेटा नहीं पता, तो एक्स वाई जेड ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग पार्टीशन इक्वेशन लिख पाए। समझ रहे बात को। सेम
वेक्टर इक्वेशन भी लिखना आना चाहिए आपको। वेक्टर ए कैसे बनेगा बेटा, जो जिस पॉइंट से वो पास हो रही है उसी से हम वेक्टर ए अपना बना लेंगे। वेक्टर भी क्वेश्चन में दे ही देगा वो, लैम्डा है बेटा, एक अननोन स्केलर है तो लैम्डा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लिख पाओ, समझ पा रहे हैं बात को आप। वेक्टर आर भी कैसे, तो ये कल के दिन हम लोग वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके आगे के कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ओके। ये बात पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया, मुझे जल्दी से बताइए बेटा। आज जो भी बताया गया समझ में आया या नहीं आया वो भी बताइएगा, और कल के दिन इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, सब कुछ एक बार में समझ में आता जाएगा और आप क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में तो इतना ही रखते हैं, ठीक, बाय, ठीक।